जेठानी की मेहमान नवाजी। बेचारी जब देवरानी भूली हो तो जेठानी उसका पूरा फायदा उठाती ही है। ऐसा ही कुछ अनोखी के साथ भी हो रहा था। अनोखी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो किसी की भी बात काटा नहीं करती थी और चुपचाप सबकी बात मानती, और इसी बात का फायदा आरती उठा रही थी। ऐसे ही एक दिन अनोखी की सास तारा की बहन आती है। अरे छोटी, तू यहाँ इतने दिनों बाद, वो भी ऐसे अचानक? अरे कम से कम मुझे तो बता देती, मैं राहुल या मुकेश में से किसी एक को भेज देती तुझे लाने के लिए। अरे जीजी, अचानक से प्लान बन गया और मैं कोई अकेली थोड़ी ना आई हूँ। मैं अपने बेटे बहू के साथ माता के मंदिर गई थी, तो वहाँ से आते हुए सोचा कि रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है तो तुमसे मिलते हुए चली जाओ। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। मौसी सास की आवाज सुनकर अनोखी और आरती दोनों ही बाहर आती है। अपनी मौसी सास को देखकर दोनों बहुएं उनका आशीर्वाद लेती है और आरती मौसी सास से कहती है, आप जिस भी वजह से आई हो मौसी जी, अब आपको 2 दिन के लिए तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। क्यों माँ जी? अरे आरती बहू, मैं अकेली होती तो रुक जाती, पर मैं अकेली नहीं हूँ ना। मेरे बेटे बहू और भी कुछ रिश्तेदार हैं साथ में, तो इतने लोग यहाँ घर में। जी समझाओ ना बड़ी बहू को। माँ जी क्या समझाएंगी मुझे? आप इतने दिनों बाद आई हो, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, आपको अब रुकना ही होगा, और आपके साथ वालों को भी। कहाँ है बाकी लोग? घर में बुलाइए ना उन्हें जल्दी से। और अनोखी, तुम जाकर सबके लिए चाय बना दो। जी, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। और सुनो, जब तक चाय बन रही है तब तक कुछ ठंडा पिला दो, और पहले पानी तो लेकर आओ, घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम खड़ी होकर मुंह देख रही हो। हाँ दीदी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। जब तक आप सभी बैठिए ना। आरती खुद तो कुछ नहीं करती, पर सारा काम अनोखी के सर पर छोड़ देती है। बेचारी अनोखी भी घर में सबसे छोटी बहू थी, इस वजह से वो किसी की बात को मना नहीं कर पाती और चुपचाप सारे काम करती है। तो वहीं दूसरी ओर जबरदस्ती आरती मौसी सास और उनके साथ आए लोगों को रात भर के लिए रोक लेती है और अपनी देवरानी पर ऑर्डर चलाने लगती है। अनोखी, 10 बजने वाले हैं, खाना बनाया नहीं? हाँ दीदी, बस बन ही गया है। हद करती हो अनोखी तुम भी। गैस चल रहा है और कह रही हो कि खाना तैयार हो गया। ऐसे कैसे की जाती है मेहमान नवाजी? अरे दीदी, घर में इतने सारे मेहमान हैं और मैं अकेली हूँ, थोड़ा समय तो लगेगा ना। किसने कहा कि तुम अकेली हो? मैं भी तो हूँ। अरे मेरे बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी। वो तो मैं हूँ जो लेट ही सही खाना सही से बन गया। बेचारे मेहमान भूखे पेट ना सो जाए। अच्छा, जो भी काम बचाए जल्दी करो, सब खाने के लिए बैठ चुके हैं, और जल्दी से बाहर खाना लेकर आओ, सबको परोस दूंगी मैं, क्योंकि तुम्हारे बस की तो है नहीं कुछ सही से कर पाना। इतना बोलकर आरती वहां से चली जाती है। बेचारी अनोखी सारा खाना बनाने के बाद खाने को खाने के टेबल पर ले जाती है, जहां सभी मेहमान भर पेट खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आरती भी अनोखी की कोई हेल्प नहीं करती और खाना खाकर सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद रात का सारा काम बेचारी अनोखी अकेली करती है। और अगली सुबह भी अनोखी को जल्दी उठना होता है, क्योंकि सभी मेहमानों को विदा जो करना था। मौसी जी, आप जा रही हैं? अब की बार आए तो समय निकाल कर आना। हाँ छोटी बहू, क्यों नहीं। और तूने तो हमारा बहुत ख्याल रखा। अगली बार आऊँगी तो सिर्फ तेरे लिए समय निकाल कर आऊँगी। और माफ़ करना, इस बार तेरा काम मेरी वजह से बढ़ गया बेटा, पर अगली बार तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मौसी जी, अपनों की सेवा करने में परेशानी कैसी? सच में छोटी बहू, तू ना बड़ी बहू से भी काफ़ी ज़्यादा समझदार है। बड़ी बहू को तो खाली ऑर्डर देना आता है। देखो, महारानी खुद अभी तक तो सो रही है। खैर, अब मेरे जाने का समय हो गया है। और जीजी, तुम ना बहू लाखों में एक लेकर आई हो। वो तो है छोटी। अच्छा, आराम से जाना। हाँ। मौसी सास को अनोखी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जाते हुए अनोखी को दुआएं देकर जाती है। पर आरती तो ठहरी महारानी, उसका जो काम था उसने कर दिया था। सभी मेहमान घर से जा चुके थे, पर अब तक आरती महारानियों की तरफ बिस्तर पर पड़ी थी। अब इसी तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन आरती अपने भैया भाभी और उसके बच्चों को अपने घर बुलाती है। क्या भैया, मेरी शादी की सालगिरह पर भी आप नहीं आएंगे तो मज़ा थोड़ी ना आएगा, और सब मुझसे आपके बारे में पूछेंगे। मैं लोगों को क्या बोलूँगी, सोचा है आपने? अरे बहू, जब तेरे भैया भाभी नहीं आना चाहते तो इतना जिद क्यों कर रही है? कौन सा हम पूरे मोहल्ले में पार्टी कर रहे हैं? घर में ही तो सेलिब्रेट करनी है तेरी शादी की सालगिरह।
हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे चुप करोगी तुम लोग? मैं फोन पर अपने भैया भाभी से बात कर रही हूँ ना। हाँ भैया, देखो ना, सब अभी से ही मुझे ताने देने लगे। आपको अपनी बीवी बच्चों के साथ आना है, मतलब क्या आना है? अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ। इतना बोलकर आरती अपने भाई का फोन रख देती है। अब क्या था, आरती की इतना जिद करने पर आरती के भैया भाभी शादी की सालगिरह वाले दिन उसके घर आ जाते हैं। अपने भैया भाभी को देखकर आरती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भैया आप आ गए भाभी और बच्चों के साथ? मुझे तो लगा था आप आओगे ही नहीं। और ये क्या, मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी? आप आ गए, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। अब बहन इतने जिद करके बुलाए और भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे पगली, तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। सच में भाई बहन का प्यार तो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अच्छा बेटा तुम लोग बैठो, बहू मेहमानों के लिए कुछ नमकीन और बिस्किट का इंतजाम कर दे। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब क्या था, घर से मेहमान को गए अभी हफ्ता भर नहीं हुआ था कि फिर से अनोखी के घर में मेहमान आ जाते हैं। और इस बार भी आरती जबरदस्ती करके अपने भैया भाभी और उसके बच्चे को रोक लेती है, जिसके बाद आरती सारा काम अपनी देवरानी से करवाती है। मेहमानों की मेहमान नवाजी करते करते बेचारी अनोखी पूरी तरह से थक जाती है और एक दिन परेशान होकर अनोखी खुद से कहती है, मैं छोटी हूँ इसलिए कुछ कह नहीं पाती, पर दीदी तो मेरे सर पर ही चढ़ती जा रही हैं। जानबूझकर घर आए मेहमानों को रोक लेती हैं, जानबूझकर घर में मेहमान बुला लेती हैं और मुझे नौकर बना देती है। और उनके मायके वाले कितने बेशर्म हैं कि जा भी नहीं रहे। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करके घर में आए मेहमानों को भगाना होगा। प्रभु माफ करना, वैसे तो घर आए मेहमान भगवान के बराबर होते हैं, पर ये मेहमान ना शैतान के बराबर है। अनोखी इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता और वो ठान लेती है कि बिना कुछ बोले वो भी अपनी जेठानी की तरह चालाकी करेगी और घर आए मेहमानों को भगा देगी। इसलिए अब अनोखी जानबूझकर मेहमानों को खाना देते समय कभी अपना सर खुजाती तो कभी पैर। ये सब देखकर आरती का भाई आरती से कहता है, आरती, तेरी देवरानी को खुजली की कोई बीमारी है क्या? वो जिस हाथ से खुजली करती है उसी हाथ से हमें खाना परोस देती है। मेरा तो अब जी नहीं करता उसके हाथ का खाना खाने का। अरे नहीं भैया, वो बिल्कुल ठीक है, हर बेवकूफ भी है, वो कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकती, आप बेफिक्र रहो। आरती अपने भाई की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब अनोखी रसोई में खाना बना रही थी, तभी आरती की भाभी ताका झाकी करने लगती है। आरती की भाभी को झांकते हुए देखकर जानबूझकर अनोखी बिना हाथ धोए खाना बनाने लगती है और उन्हीं हाथों से कभी हाथ में तो कभी अपनी कमर पर खुजली करती है। ये देखकर आरती की भाभी का मुंह बन जाता है और वो सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद बिना कोई देरी करे आरती के भैया भाभी अपने बच्चों के साथ 9, 2, 11 हो जाते हैं और बेचारी आरती को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तारा की देवरानी घर आती है। इसने मेरे भैया भाभी और भतीजी को भगाया था ना, अब देखो कैसे करवाती हूँ मैं इससे मेहमानों की मेहमान नवाजी। अनोखी, चाची जी आई हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? जाकर मौसी जी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आरती की ये बात सुनते ही एक बार फिर से अनोखी अपने शरीर में खुजली करने लगती है और खुजली करते हुए अपनी जेठानी से कहती है, हाँ दीदी बस अभी लाती हूँ, आप बैठिए ना। चाची जी मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ। इतना बोलकर अनोखी जानबूझकर मेहमानों के सामने खुजली करना शुरू कर देती है। अनोखी को इस तरह से खुजाता देख चाची जी घबरा जाती हैं और साफ साफ मना कर देती है, अरे नहीं नहीं बहू, तू क्यों तकलीफ करेगी, यही बैठ। बड़ी बहू, मुझे तो तेरे हाथ का खाना खाना है और जब तक मैं यहाँ हूँ तू ही मेरी सेवा करना। हाँ। क्या क्या मैं? अच्छा ठीक है। इस तरह से आरती की चाल उसी पर भारी पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी अब आरती को घर आए मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी पड़ती है और अनोखी